हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कुछ जीव विज्ञान के प्रश्न जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो अभी आपका परीक्षा लगभग 20 तारीख के आसपास होने वाला है उससे ही संबंधित है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी किताब जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो बुक या सेट्स बनाए जा रहे हैं कंपनियों के द्वारा, उससे कहीं से कोई सवाल नहीं दे रहा है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एससीईआरटी से उठा के ही उसको पेस्ट करके ऑप्शन दे रहा है, यानी कि एक प्रश्न तैयार कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी की इस चालाकी को ध्यान में रखते हुए हमने भी कुछ ऐसे प्रश्नों को आपके लिए तैयार किया है जिसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आ सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप एनसीईआरटी एससीईआरटी में अगर देखेंगे, ढूंढेंगे तो क्लास 6 से लेके 12 में ये सभी प्रश्न आपको मिल जाने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके परीक्षा के उपयोगी कंटेंट आज की इस वीडियो में है। जी हाँ दोस्तों, तो बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे डिस्कस करने के, तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बीपीएससी की रणनीति के हिसाब से तैयार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पहला जो प्रश्न है वो है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है लिनियस, लेमार्क, मेंडल, डार्विन और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक है उसके नाम को बताना है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक हैं और यह इंग्लैंड में विकासवाद यानी कि जैव विकासवाद के जो एक प्रकार से कहे तो इनका जो विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया वो वर्णावाद के सिद्धांत उसको कहते हैं, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्हीं के थ्योरी को कहा जाता है और इनके द्वारा विकासवाद प्रस्तुत की गई थी। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न जो आपको दिख रहा है ये बायोलॉजी में तो दिख रहा है, लेकिन सीटेट के परीक्षार्थियों के लिए भी यह जरूरी है, क्योंकि इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया है और इसको जो है 6 to 8 के पेपर जो सीटेट के देते हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। चयापचय जो होता है वो कौन नियंत्रित करता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो आपको बताते चले कि प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर कार्बोहाइड्रेट जो है मानव तंत्र में इंसुलिन का चयापचय जो है नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है और यह हार्मोन है एक प्रकार का जो ग्लूकोज के सम स्थापन के नियमन के मुख्य भूमिका को निभाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। ये सारे प्रश्न आपको जो है एनसीईआरटी 6 to 12 में आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल और सल्फाडाइजिन ये क्या है आपको बताना है। पेनिसिलिन जैसा कि आप जानते हैं कि यह मधुमेह यानी कि रक्तचाप को कंट्रोल करता है और एस्पिरिन के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि यह किसको कंट्रोल करता है। सल्फाडाइजिन जो है एक प्रकार का इसको कह सकते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक के ही संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सल्फाडाइजिन हो जाएगा।
जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो आपको बताते चले कि उपयुक्त विकल्प में जो दिया हुआ है गेहूं, जौ, चावल, मक्का, इसमें जो है 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग मान के चलिए कि 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इसमें मुख्य रूप से बात की गई है। तो चावल जो है वास्तव में जो कैलोरी बनाता है वो आपका 90% कार्बोहाइड्रेट चावल से ही बनता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा चावल हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। कीट संवर्धन क्या है? जी हाँ दोस्तों, कीटों में वृद्धि का विज्ञान है या जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान है या मछलियों के अध्ययन का विज्ञान है या कीटों को मारने का विज्ञान है या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या होगा? कीटों के संवर्धन के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? कीटों की वृद्धि के विज्ञान में इसको हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि केचुआ की वृद्धि, और केचुआ क्या है? कृषकों का जो है मित्र कहलाता है, भूमि की आंत कहलाता है और जो है इसे हम खाद या वर्मी कंपोस्ट के रूप में जो पौधे के पोषण पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन करता है? देखिए यहाँ पे अनुवांशिकता, यहाँ जो है जेनेटिक का जो हिंदी मतलब होता है अनुवांशिकता, किसका अध्ययन है? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में। यह प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। मैं चाहूंगा कि कमेंट के माध्यम से भी आप लोग इसका आंसर दें। बहुत टाइम है, हालांकि अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। अगर मेंडल के नियम की बात करें तो आप जानते ही हैं, और जैव विकास, डीएनए संरचना, अनुवांशिकता और विचरण इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जेनेटिक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अनुवांशिकता और विचरण का। जी हाँ, यह एक प्रकार से मेंडल के नियम को भी प्रदर्शित करता है। मटर के दाने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो लगभग उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शुष्क पुष्पकली। इसके रूप में हम लोग इसका जो भाग है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। पादप कली, पौधे की कली के बारे में पूछ रहा है, कौन है? उसे हम क्या कहते हैं? एक भ्रूणीय टहनी, भ्रूणीय पत्ती, भ्रूणपोष, एक बीज और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? प्रश्न संख्या 8 के आंसर के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्रकार का भ्रूण टहनी कहलाता है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रारोह को कली या कलिका कहते हैं, या किसी पत्ते का कक्ष पर या तन्ने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। यानी कि कली जो है पत्ते में उत्पन्न होता है तो भी टहनी के सहारे पत्ता होता है। तो कहीं ना कहीं जो पादप कली है एक भ्रूण टहनी के रूप में माना जा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 के बारे में बात करते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सेल्यूलेंट और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हेलोफाइट। हेलोफाइट जो है नमक युक्त मिट्टी में वैसे पौधे उगते हैं जो हेलोफाइट कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और आपको ये ऐसे पौधे ज्यादातर समुद्री भागों में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय,
यकृत, अग्न्याशय, मस्तिष्क उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो है ईईजी का वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के लिए, तो प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं? प्रश्न संख्या 11 उत्परिवर्तन, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। जो जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे हम क्या कहते हैं? डार्विन कहते हैं। और उन्हीं डार्विनवादियों के अनुसार यह कहा गया कि जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नव जीव बनते हैं, जिसमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है। इन परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा विविधता का मतलब उत्परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 12, मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, और उपयुक्त में से सभी या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, वो हो जाएगा लैंगिक जनन की बात करता है। मेंडल आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन की बात करता है। अभी हमने आपको इससे पहले के प्रश्न में बताया। डीएनए का खोज किसने किया? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस किक और ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी है कि जो ऑप्शन आपको दिख रहा है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस किक का, तो यह एक गलत धारणा है, ये जान लीजिएगा। बहुत लोग मानते हैं कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक, एमएच विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने डीएनए की खोज की। लेकिन बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक माना जा सकता है, लेकिन वस्तुतः जो थी वो था इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा पता किया डीएनए का। लेकिन इसमें क्या है कि डीएनए की पहचान सर्वप्रथम जो किया वो एक रसायन शास्त्री था, फ्रेडरिक मिलर। इसे फ्रेडरिक न्यूक्लिन कहा जाता है। जी हाँ, तो इसमें जो भी आप डीएनए की खोज के बारे में ऑप्शन की जिक्र करें, तो हमारे हिसाब से इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन सही है। जिन कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? संख्या जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका सही आंसर आपको बताना है। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन्स, आरएनए, डीएनए, कौन उत्तरदायी होता है? प्रश्न संख्या 14 में जो है अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए डीएनए जिम्मेवार होता है। ये डीएनए प्रश्न संख्या 14 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 के बारे में बात करते हैं। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर जो होगा ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। मानव शरीर में होता है, यहाँ पे वाटर लेवल की बात की जा रही है, लगभग 70%, लगभग 20 से 30, 10 से 20 और 30 से 40। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे अगर आप लॉजिक भी लगाएंगे तो इसका सही आंसर दे पाएंगे। 70% पानी होता है, क्योंकि सब ब्लड में भी वाटर लेवल पाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर के कितने परसेंट भाग में ब्लड पाया जाता है। उसके बाद आप जो ग्रहण करते हैं वो जल, और भी सेल के हिसाब से भी कुछ जल, यानी कि 70% माना जा सकता है, और ये सही जवाब भी है। प्रश्न संख्या
17 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिबिंब प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही आंसर होगा उसका सही आंसर विटामिन के होगा, क्योंकि प्रतिस्कंदन विषों के जो प्रतिविष होते हैं, प्रतिकारक जो होते हैं, विटामिन के का प्रयोग उसमें किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ यानी कि कह सकते हैं एंटी हार्मोनिक फैक्टर, इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लड में थक्का नहीं बनेगा। अगर थक्का नहीं बनेगा तो रक्तस्राव नहीं रुकेगा और ऑपरेशन करना कठिन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑगकैल्सिफेरल आर्गोकैल्सिफेरल कहते हैं? D2, D3, B12, B6 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर होगा D2। D2 इसलिए कि आर्गोकैल्सिफेरल कहते हैं, जबकि विटामिन D2, D3 जो है उसको हम कहते हैं कोलिकैल्सिफेरल, और B12 को आप लोग पता है कि कोबाल्मिन कहते हैं, और जो है इसलिए आर्गोकैल्सिफेरल का नाम ही विटामिन D2 है। चलिए, इसकी कमी से जो रोग होते हैं आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में आप लोगों ने सुना होगा कि सूखा रोग यानी कि रिकेट्स इसी के वजह से होता है। अब बात करते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में, वृक्क में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर जो होगा, यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं है वाला बात कर रहा है। रेटिनल, जीरोफ्लाथैल्मिया और टोकोफेरल बेरीबेरी, साइनोकोबाल्मिन रक्त अल्पता और आर्गोकैल्सिफेरल जो है रिकेट्स, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो रिकेट्स के बारे में तो अभी हमने बताया यह सही है, और यहाँ पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर जो होगा वो आपका होगा टोकोफेरल बेरीबेरी। साइनोकोबाल्मिन रक्त अल्पता सही है, रेटिनल भी सही है, टोकोफेरल बेरीबेरी यानी कि विटामिन बी के कारण B12 जो है, B12 के कमी के कारण जो है ये आपका क्या बोलते हैं रक्त अल्पता होता है साइनोकोबाल्मिन से, और रिकेट्स जो है वो भी आपका सही है, और टोकोफेरल क्या है, ये विटामिन ई होता है, और विटामिन ई की कमी से त्वचा से संबंधित रोग जो है होते हैं, और इसीलिए जो है आपका सही आंसर बी होगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेरी विटामिन B1 के कारण होता है, B1 के कमी के कारण होता है, टोकोफेरल के कारण नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।